वेलकम बैक। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हमने देखा। अब आज से जो टॉपिक हम पिकअप कर रहे हैं वो है क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन पार्ट, और केमिस्ट्री में एप्लीकेशन पार्ट है उसका बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो हमें डिटेल में करना है क्योंकि इसकी बेसिस क्वांटम मैकेनिक्स है। दूसरा वैलेंस बॉन्ड मॉडल, और फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाइड ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी देखना है। एमओ थ्योरीज में हमें ये देखना है कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाते हो एटॉमिक ऑर्बिटल से बाय ट्रीटमेंट कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन ए मॉलिक्यूल में वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल है आपका H2 पॉजिटिव आयन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी देखना है कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेव फंक्शंस हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है। जो आप बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शंस होंगे उसकी फिजिकल पिक्चर कैसी होगी, और फिर सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार का शेप कैसा होगा, ऑर्बिटल्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कंपैरिजन बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मॉडल्स में क्या प्रॉब्लम है और किसमें किस चीज को ज्यादा अकाउंट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की आप बात कर रहे हो तो क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हमें दिया जाता है तो our फर्स्ट जॉब इज टू राइट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और एक बार हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिख दिया तो फिर उसका श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करते हैं और फिर इसे सॉल्व करके वी गेट द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन पॉली एटॉमिक मोर देन वन एटम वाला सिस्टम है, मॉलिक्यूल है, तो उसका जनरल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन क्या होगा। क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का सम होता है। तो इसमें पार्टिकल आपके न्यूक्लियस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी है। न्यूक्लियस का भी काइनेटिक एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन का भी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जितने भी न्यूक्लियस हैं आपके उन सब का काइनेटिक एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन में एक समेशन के फॉर्म लिख सकता हूं कि अगर किसी भी आयत न्यूक्लियाई की करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होगा, 8 पाई स्क्वायर, अगर उस आयत पार्टिकल की मास एबाई है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है उसके रिलेटेड आपका लैप्लेसियन ऑपरेटर डेल आई स्क्वायर होगा। तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं सबके टर्म्स आएंगे और उन सब का समेशन का जनरल एक्सप्रेशन ये हो गया। वैसे ही जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो जाएगा 8 पाई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो jth इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सबका सम करेंगे और हर इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग आपका लैप्लेसियन ऑपरेटर होगा। फिर ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी पार्ट इन द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस के पोजीशन पर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पर डिपेंड करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन जो कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। एक एग्जांपल के फॉर्म में से समझते हैं कि अगर मैं एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लूं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियाई हैं। मान लो न्यूक्लियाई ए एंड न्यूक्लियाई बी, और दो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 2। न्यूक्लियाई ए और इलेक्ट्रॉन 1 के बीच का डिस्टेंस मान लो RA1 है। न्यूक्लियाई ए और इलेक्ट्रॉन 2 के बीच का डिस्टेंस RA2 है। वैसे न्यूक्लियाई बी और इलेक्ट्रॉन 1 के बीच का डिस्टेंस RB1, और ये ले लो आप RB2। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को मान लो RAB है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस आप मान लो R12 है। तो इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा
4 पार्टिकल है, 2 तो न्यूक्लियस हो गए, तो न्यूक्लियस वाले का होगा -h² मास ऑफ न्यूक्लियाई ए, फिर न्यूक्लियाई ए का लैप्लेसियन ऑपरेटर -h² मास ऑफ न्यूक्लियाई बी, उसका लैप्लेसियन ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉन का -h² me del 1 इलेक्ट्रॉन 1 का -h² me del 2 इलेक्ट्रॉन 2। तो काइनेटिक एनर्जी के इतने टर्म्स आ गए। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स क्या क्या होंगे? एक तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के इंट्रैक्शन के कारण, तो न्यूक्लियस पे चार्ज आपका E है, 1 प्रोटॉन है, तो E इंटू ई स्क्वायर, चूंकि रिपल्सन है इसलिए प्लस E²/4πε0, और डिस्टेंस आपका इन दोनों के बीच में RAB है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन टर्म है वो भी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिपल्सन है, तो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे E है, तो वो भी Q1 इंटू Q2 विल बी E²/4πε0, डिस्टेंस उनके बीच में R12 है। फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के 4 इंट्रैक्शन है, क्योंकि ये अट्रैक्शन इसलिए नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E है, प्रोटॉन पे भी, और न्यूक्लियस पे भी चार्ज E है, तो E² ही रहा, Q1 इंटू Q2, 4πε0 RA1 -E²/4πε0 RB1 -E²/4πε0 RA2 -E²/4πε0 RB2। ये हो गया इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो एक जनरल सा फॉर्मूला याद रखिए, कंपटीशन वगैरह में हेल्प करेगा आपको, कि अगर m इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अगर पॉली एटॉमिक सिस्टम में m इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जो कि हाइड्रोजन में 2 हैं, और n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल टर्म्स इन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको m+n इंटू m+n+1/2। तो m की वैल्यू हाइड्रोजन में 2 है, मतलब 2 न्यूक्लियाई हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 2 + 2 + 1/2, तो 4 इंटू 5 20 20/2 10। देखिए आपका 10 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फॉर्मूला आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दे सकता है आपको। ओके, तो दिस इज हाउ वी राइट द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर एनी सिस्टम। एक बार हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ गया, देन वी कैन राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन। बट द क्वेश्चन इज, कैन आई सॉल्व दिस श्रोडिंगर इक्वेशन? क्या मैं इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर सकता हूं? द आंसर इज कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी सॉल्व, cannot be solved exactly for मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक से ज्यादा हुआ तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जहां श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं वो है H2 पॉजिटिव, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दिस कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली, बट इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल को आप एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। पर इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैन बी सॉल्व बाय approximate methods। अब डे बाय डे ये अप्रोक्सीमेट मेथड्स बेटर से बेटर होते जा रहे हैं, इसलिए आप एक्सपेरिमेंटल के बहुत करीब पहुंच जा रहे हो। मान लो आपकी अप्रोक्सीमेट मेथड 4 डेसिमल तक से रिजल्ट दे, तो इट्स इनफ। आप तो रिजल्ट 2 डेसिमल तक दिखाते हैं, तो अगर 4 डेसिमल तक आपका एग्जैक्ट दिखा रहा है, 5th डेसिमल पे जाकर के डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो करीब करीब आपका एग्जैक्ट के करीब ही है। अब अप्रोक्सीमेट मेथड्स में 2 तरह के अप्रोक्सीमेट मेथड्स होते हैं, एक तो वेरिएशन मेथड और दूसरा है पर्टर्बेशन मेथड। तो थोड़ा सा मैंने जनरलाइज किया है।
जो दोनों बॉन्डिंग के मेथड है, वेरिएशन मेथड अप्लाइड टू बॉन्डिंग, ये दोनों molecular orbital theory and valence bond theory, both of them are example of very approximate method which is variation method for bonding problem. तो इस वेरिएशन मेथड में क्या होता है कि आप एक वेव फंक्शन गेस करते हो, उस गेस वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्सपेक्टेशन एनर्जी निकालते हैं बाय द फॉर्मूला। अपने पोस्टुलेट्स और क्वांटम मैकेनिक्स देखा होगा कि साई गेस, फिर हैमिल्टन ऑपरेटर, कैसे हैमिल्टन ऑपरेटर बनाते हैं आपने अब देखा। जो भी आपने गेस वेव फंक्शन लिया है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एच वेव फंक्शन वॉल्यूम एलिमेंट का इंटीग्रेशन अपॉन साई गैस इनटू साई गैस डी टाउ। इस फॉर्मूला से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। वेरिएशन मेथड कहता है कि ये जो वैल्यू एनर्जी की आएगी वो कभी भी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे कम नहीं हो सकती। ये वैल्यू हर वक्त एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो है सिस्टम का, जो हमें नहीं पता कितना है, जो भी है उससे ये वैल्यू ज्यादा आएगा या कम से कम उसके बराबर हो। तो अगर दो अलग अलग लोगों को आपने चांस दिया कि भाई आप अपना अपना गेस करें, एक ने गेस किया साई, दूसरे ने किया साई डैश, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालिए इस फॉर्मूला से, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालिए इस फॉर्मूला से। जो अगर मान लो ई डैश ई से कम है तो जितना कम होगा उतना वो ई नॉट के करीब पहुंचेगा, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी ई नॉट से कम नहीं हो सकता। तो जितना कम उतना वो वेव फंक्शन बेटर होगा डिस्क्राइब करने के लिए। तो वेरिएशन मेथड यही होता है कि आप एक वेव फंक्शन गेस करते हैं और ऐसा गेस करते हैं कि जिससे आप एनर्जी कम से कम ला पाए। जितनी एनर्जी कम होगी उतना आप एक्चुअल वैल्यू के पास पहुंच रहे हैं। और वो कैसे करते हैं वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, आप बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट ये आपका उसका बेसिस है। और इसी को जब हम बॉन्डिंग पे अप्लाई करते हैं तो दो तरह के थ्योरीज इवॉल्व होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये दोनों डिफर करते हैं कि आपने वेव फंक्शन कैसे क्रिएट किया है, मॉलिक्यूल का जो वेव फंक्शन आपने कैसे क्रिएट किया है, वहीं पे ये दोनों का डिफरेंस है। तो पहला, अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जाऊं तो आपको करना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बेसिस आइडिया, कैसे आप उसे फॉर्म करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहते हैं कि एमओ थ्योरी कहता है कि जब आपका एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे मान लो एटम ए है, दूसरे एटम ए के साथ कंबाइन करके A2 बनाया, या जैसे एग्जांपल H प्लस H मिलकर के H2 बनाया। सेम एटम होमोन्यूक्लियर हो सकता है या आपका डिफरेंट एटम हो सकता है, कि जैसे H और F मिलकर के आपका HF बना रहा है। तो एमओ थ्योरी में ये माना गया कि जो एटम की आइडेंटिटी है, एटम की आइडेंटिटी क्या है? एटम की आइडेंटिटी है एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो मॉलिक्यूल में होता है, एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ये डिटेल में हमने किया था हाइड्रोजन एटम के लिए, 1s 2s 2px वगैरह। उनको यूज करके हम ये बनाते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में करेंगे, बस यहाँ पे एंड कर रहे हैं कि ये बनता है कैसे, बाय ए ट्रीटमेंट कॉल्ड LCAO अप्रोच, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।